गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा में जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसके डे 26 का आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे। ज्ञान बिंदु के द्वारा बिहार दरोगा की अच्छी तैयारी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है, जिसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं और आपको सटीक आंसर और सही आंसर दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लेंगे ताकि वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जीमेक्स 2024 का 8वां संस्करण कहाँ और किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो जीमेक्स 2024 का 8वां संस्करण जापान के याकोसुका में आयोजित किया गया है और जीमेक्स का यह आयोजन भारत और जापान के बीच किया गया है। और पूछता है कि जीमेक्स का यह आयोजन किस महासागर में किया गया है? तो ये प्रशांत महासागर में किया गया है। आपसे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में भी पूछ सकता है। तो मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो मालाबार एक्सरसाइज इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। आप हमें कमेंट में आंसर बताएंगे कि क्वाड की स्थापना कब की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया जाएगा और पेट्रोल में 20% मिथनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है और भारत ने ये लक्ष्य 2030 तक रखा है, लेकिन भारत 2026 तक ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। ये ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि कितने परसेंट मेथनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ओंकेश्वर फ्लोटिंग प्लांट जो है ये मध्य प्रदेश में है। यहीं पे भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सोलर पेड़ की स्थापना कहाँ की गई है? तो सोलर पेड़ की स्थापना वेस्ट बंगाल में की गई है। 100% सोलर से चलने वाला मंदिर कहाँ पे है? तो 100% सोलर से चलने वाला मंदिर गुजरात में है। और कौन सा मंदिर है? तो ये सूर्य मंदिर है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 100% सोलर से चलने वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो ये कोचीन एयरपोर्ट हो जाएगा। सोलर एनर्जी के मैटर में टॉप स्टेट के बारे में पूछे तो टॉप स्टेट कर्नाटक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है तथा भारत से किसने प्रतिनिधित्व किया है? तो 50वां जी शिखर सम्मेलन जो है ये इटली के अपुलिया में किया गया है और इसमें भारत से प्रतिनिधित्व पीएम मोदी ने किया था। G7 के बारे में और कुछ भी पूछ सकता है, जैसे G7 की स्थापना कब होती है? तो G7 की स्थापना 1975 में की जाती है और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो G7 की स्थापना फ्रांस के द्वारा किया जाता है। G7 में कौन कौन देश आते हैं? तो G7 में जापान, जर्मनी, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का औपचारिक रूप से उद्घाटन किसने किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा में बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने 2024 में किया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश का जो राजा था कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करता है और यही वो नालंदा विश्वविद्यालय है जहाँ पे चीनी यात्री ह्वेनसांग शिक्षा दीक्षा लेने आता है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय महायान शाखा का प्रमुखता रखता है, तो महायान शाखा का इसे ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि 100% नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन करने वाला विश्वविद्यालय कौन है? तो 100% नेट कार्बन उत्सर्जन करने वाला जो विश्वविद्यालय है वो नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट जो है आप याद रखेंगे कि इनको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस एयरपोर्ट पे शुरू किया गया है? तो राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है एयरपोर्ट है वहाँ पे शुरू किया गया है और राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में स्थित है। आपसे एक क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विंग्स इंडिया प्रोग्राम के बारे में। तो विंग्स इंडिया प्रोग्राम जो है ये किसने शुरू किया है? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा विंग्स इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया है। आयोजन पूछ सकता है कि किस एयरपोर्ट पे विंग्स इंडिया प्रोग्राम का शुरुआत हुआ है? तो ये बेगमपेट एयरपोर्ट है, वहाँ पे विंग्स इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और इसमें टॉप अवार्ड किसे दिया गया है? तो कैंपेगौड़ा जो एयरपोर्ट है, कर्नाटक का कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट, उसको टॉप एयरपोर्ट का अवार्ड दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को और देखते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में जेड मोड सुरंग के निर्माण में शामिल श्रमिकों पर आतंकी हमला हुआ। यह सुरंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो जेड मोड सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वहीं अगर हम लोग सेला सुरंग की बात करें तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं अटल सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। अगर सेला सुरंग की बात पूछे तो सेला सुरंग असम को किससे जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। वहीं अटल सुरंग की बात करें तो अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगर पूछता है कि अटल सुरंग का पुराना नाम क्या है, तो अटल सुरंग का पुराना नाम रोहतांग सुरंग हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है। तो विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा गया में की गई है और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर परियोजना की घोषणा बोध गया में की गई है। तो ये दोनों आप इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखेंगे। और ये गया जो है, जो विष्णुपद मंदिर है, ये विष्णु भगवान को समर्पित है, यानी हिंदू धर्म की मंदिर है। वहीं महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में एक खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया है? तो बिहार के राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इसका उद्घाटन 2024 में नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ये नालंदा के राजगीर में किया गया है और भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, पूछे कि कहाँ बनाई जा रही है, तो भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटियाला में बनाई गई है। और वहीं पूछे कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी यानी सेकंड सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ बनाई जाएगी, तो ये राजगीर में बनाई जाएगी। इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन जो है ये राजस्थान के पोखरण में किया गया है। अब पोखरण से कुछ बातें काफी इंपॉर्टेंट है जो याद रखेंगे। परमाणु परीक्षण, पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण होता है। एक होता है 1974 में और दूसरा होता है 1998 में। जो पहला 1974 में परमाणु परीक्षण होता है उसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा जाता है और ये परमाणु परीक्षण काफी हद तक सफल और असफल भी रहता है। लेकिन वहीं दूसरा परमाणु परीक्षण जो होता है जिसका नाम ऑपरेशन शक्ति रखा जाता है, ये परमाणु परीक्षण सफल रहता है। तो आप ये दोनों डेट याद रखेंगे पोखरण से रिलेटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है? तो 3 चीजें हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन, ये तीनों हाइड्रोजन ग्रुप से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चुने गए थे। वहीं आपसे पूछता है कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? तो प्रथम दलित राष्ट्रपति आर के नारायण बनाए गए थे। आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बनाए गए? तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन बनाए गए और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बनाए गए। आपसे क्वेश्चन एक पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है कि फर्स्ट गैर राजनयिक जो है राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे? तो फर्स्ट गैर राजनयिक यानी उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं था, तो वैसे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे और इनके जन्मदिन पे ही हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व व्यापार संगठन का पहला मंत्री स्तरीय सम्मेलन 1996 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। अगर हम विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात पूछते हैं तो 1995 में इसकी स्थापना होती है और इसके हेडक्वार्टर की बात पूछे तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में हो जाएगा। अगर आपसे ये भी पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन की अभी हेड कौन है, तो इनकी हेड नाकोजी ओंकाजा इबेला है। ये ध्यान रखेंगे, ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेड के बारे में पूछा जाता है बार बार परीक्षाओं में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब और किस देश की सहायता से की गई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से की गई थी और ये बोकारो स्टील प्लांट है कहाँ पे? तो बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है और इसका आयोजन जो है 1964 में जब की गई थी, यह कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइडे स्पीच या फिर वितस्ता, और इसको हम लोग झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे। हाइडे स्पीच वितस्ता का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो झेलम या वितस्ता का युद्ध 326 बीसी में सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुनहरे चावल का प्रयोग किस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो सुनहरे चावल का प्रयोग विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है।
अगर आपसे पूछे कि चावल धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, जो चावल धोने से विटामिन बी नष्ट हो जाती है। अगला है अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने गांजी की उपाधि धारण की? तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गांजी की उपाधि धारण की थी। और खानवा का युद्ध हुआ कब था? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने तुगलकमा का युद्ध कला का प्रयोग किया था। कौन युद्ध कला? तुगलकमा युद्ध कला का प्रयोग किया था। और बाबर ने इसी युद्ध में पहली बार तोप का भी प्रयोग किया था। ये ध्यान रखेंगे, पूछता है क्वेश्चन कि बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग कब किया था? तो ये खानवा के युद्ध में ही बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किस मुगल काल के काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल बाबर के काल को कहा जाता है। बाबर से आप बहुत सारी बातें याद रखने लायक हैं, जैसे बाबर का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो बाबर का राज्य अभिषेक कालानौर में किया गया था। बाबर का संरक्षक कौन था? तो बाबर का संरक्षक बैरम खान था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। बाबर कुछ युद्ध लड़ता है, जैसे पानीपत का युद्ध 1556 में लड़ता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध। दूसरे की बात करें तो 1576 में बाबर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ता है। वहीं 1582 की बात करें तो 1582 में बाबर ने एक नया धर्म चलाया, जिसे दीन इलाही धर्म कहते हैं। और दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम जो है बीरबल था, प्रथम हिंदू बीरबल था। ये ध्यान रखेंगे। पूछता है कि बाबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 में बाबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1563 में बाबर ने तीर्थ यात्रा कर को खत्म किया। वहीं 1564 में बाबर ने जजिया कर को खत्म किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसको 2 बार राज्याभिषेक किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक को 2 बार राज्याभिषेक किया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक से भी काफी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि नहरों का जाल किसने बिछाया था? तो नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। पूछे कि दासों का भंडार किसके काल में था? तो दासों का भंडार फिरोज शाह तुगलक के काल में था। आपसे ये भी पूछता है कि दासों का भंडार जो फिरोज शाह तुगलक के काल में था, उसको किस नाम से डिनोट करते हैं? तो उसको दीवान ए बंदगान नाम से डिनोट किया जाता है। अगला है, सिंचाई पर कर किसने लगाया था? दिल्ली सल्तनत में सिंचाई पे कर किसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह ने सिंचाई पे कर लगाया था। इसने 3 नगरों की स्थापना भी की है, जैसे एक जौनपुर हो गया, एक फिरोजाबाद हो गया और एक हिसार। 3 नगरों की फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना भी की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। खिलजी की बात करें तो हुलिया प्रथा की शुरुआत खिलजी ने ही की थी। नगद वेतन देने की यानी कैश वेतन देने की शुरुआत भी खिलजी ने ही किया था। घोड़ा दागने का शुरुआत भी खिलजी ने ही किया था। और नियमित रूप से सेना रखने का शुरुआत भी खिलजी ने ही किया था। तो ये काफी बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दीन इलाही धर्म की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1882 में की गई। और इस दीन इलाही धर्म को मानने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो प्रथम हिंदू बीरबल था। ये ध्यान में रखेंगे आप, ये काफी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किद किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया? तो 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी की एक पत्रिका है, आप लोग याद रखेंगे इसको, राहत गुफ्तार पत्रिका। ये काफी इंपॉर्टेंट पत्रिका है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो तीसरी महिला अध्यक्ष की बात बोल रहा है तो ये नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। कब? 1933 ईस्वी में। प्रथम की बात पूछी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। कौन सा अधिवेशन था? ये कोलकाता अधिवेशन था। वहीं दूसरी महिला की बात पूछता है तो दूसरी महिला सरोजनी नायडू बनी थी। कब? 1925 में। और कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन था। तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध भारत में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध में भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ था। और इस आंदोलन की खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अली बंधु थे भारत में, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। उनका नाम क्या था? मोहम्मद अली और शौकत अली। और गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, इसी कारण गांधी जी को भी मुसलमानों का समर्थन प्राप्त हो गया।
अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1937 में आयोजित चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था? तो 1900 चुनाव पहली बार जब भारत में हुआ तो कांग्रेस ने 8 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। वही मुस्लिम दल की बात करें तो मुस्लिम दल ने 3 प्रांतों में बहुमत हासिल किया था और कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे। तो ये तीनों बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कब और किस अधिवेशन में किया गया था? तो मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग है 1908 के अमृतसर अधिवेशन में किया गया था और ये 1908 का अमृतसर अधिवेशन मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, कांग्रेस की नहीं। आप ये ध्यान रखेंगे इस बात को। और इस लीग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता आगा खान ने किया था। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछता है कि पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार कब कर लिया गया, तो पृथक निर्वाचक मंडल को 1919 नहीं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में स्वीकार भी कर लिया गया। अगला प्रश्न है, सन 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, जिसमें गरम दल का नेतृत्व किसने किया? तो गरम दल का नेतृत्व तिलक ने किया था। अगर 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के नमक उत्पादन पर एक अधिकार खत्म करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई? तो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 की गई थी और ये चला कब तक था? तो ये 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था और दांडी मार्च साबरमती से कहां तक चला था? दांडी तक चला था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को कब और किसके प्रस्ताव पर स्थापित किया गया? तो योजना आयोग को 15 मार्च 1950 में जॉन मथाई के प्रस्ताव पे स्थापित किया गया। योजना आयोग के अध्यक्ष की बात पूछता है तो योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगर वहीं योजना आयोग के उपाध्यक्ष की बात पूछता है तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। आपको बता दें योजना आयोग को ही 2015 में इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के बैंकर एजेंट और सलाहकार की भूमिका के रूप में कौन कार्य करता है? तो सरकार के बैंकर एजेंट और सलाहकार की भूमिका के रूप में आरबीआई काम करता है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात पूछे तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओशवान स्मिथ हो जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। वहीं आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर की बात पूछे तो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कहाँ से और किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक नेहरू ने लिखा था और कहाँ से लिखा था? तो अहमदनगर जेल से निकला था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। ऑपरेशन जीरो आवर में अंग्रेजों ने भारत के बड़े बड़े नेताओं को जेलों में बंद कर दिया और उसी टाइम नेहरू को अहमदनगर जेल में बंद कर दिया गया था और उसी टाइम नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में है? द्विसदनीय विधायिका का मतलब है विधानसभा और विधान परिषद। तो कौन कौन ऐसे राज्य है जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है? तो टोटल 6 राज्य हैं। कौन कौन राज्य हैं? तो कर्नाटक, बिहार, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों और यूरोपियों और आंग्ल भारतीय तथा ईसाइयों को पृथक निर्वाचक का अधिकार दे दिया गया? ये कौन सा अधिनियम हो जाएगा? ये अधिनियम 1919 हो जाएगा। अगर पूछता है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार कब दिया गया, तो अधिनियम 1909 में पार्लियामेंट सुधार अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया। वहीं सिखों, यूरोपीय, आंग्ल भारतीय और ईसाइयों को अधिनियम 1919 में पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। कुछ और बातें आप याद रखेंगे कि एच.सी. मुखर्जी को जो स्थायी उपाध्यक्ष चुना गया वो कौन सी बैठक थी? तो ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी और तीसरी बैठक हुई कब थी? तो तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ये बातें आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई तथा किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच शुरू की गई थी और ये किस मॉडल पर आधारित थी?
तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी और इस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर काफ़ी ध्यान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को वित्तीयन आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। तो आईएमएफ से भी आप कुछ बात याद रख लीजिए। आईएमएफ की स्थापना 1944 में होती है और किस सम्मेलन के तहत आईएमएफ की स्थापना होती है? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत आईएमएफ की स्थापना होती है। आईएमएफ के हेडक्वार्टर की बात करें तो वाशिंगटन डीसी इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। वहीं आईएमएफ के हेड की बात करें कौन है? तो आईएमएफ की हेड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है तो आप याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौते द्वारा स्थापित किया गया था? स्थापित नहीं, स्थगित किया गया था। तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था ये किस समझौते के तहत? तो गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था और इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थापित कर दिया गया था। और ये कब गांधी और इरविन समझौता हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है। इसी बीच गांधी ने 11 सूत्री अपनी मांग को रखा और 11 सूत्री मांग को किसके द्वारा रखा? तो यंग हिल्टन के द्वारा गांधी जी ने 11 सूत्री मांग को रखा था। विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर हो जाएगी और कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी जल संधि है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है? तो हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है और ये हरमुज जल संधि कहाँ से लगा हुआ है? तो ये हिंद महासागर से लगा हुआ है, अरब सागर के साइड में हरमुज की जल संधि है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मछलियों के लिए सुगम क्षेत्र ग्रांड बैंक किस महासागर में अवस्थित है? तो मछलियों के लिए सुगम क्षेत्र ग्रांड बैंक अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो ये ग्रांड बैंक है क्या? अगर ठंडी जलधारा कहीं पे आती है महासागर में और वहीं पे गर्म जलधारा आती है तो दोनों अगर एक जगह पे मिलती है तो यह क्षेत्र मछलियों के लिए काफी अच्छा क्षेत्र हो जाता है। इसको ग्रांड बैंक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत की गई है। संघीय न्यायालय का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का हेड ब्रांच कहाँ पे है? तो सुप्रीम कोर्ट का हेड ब्रांच न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट के चर्चा के बारे में देखिए तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। वहीं 125 की बात करें तो अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन भत्तों आदि की चर्चा है। वहीं अनुच्छेद 129 की बात करें तो अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अभिलेख न्यायालय होना ये दिया गया है। अनुच्छेद 143 की बात करें तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 143 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य और अन्य न्यायाधीश सहित कितनी निर्धारित की गई थी? तो जब जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 7 + 1 यानी टोटल 8 थी। 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश यानी टोटल 8 न्यायाधीश थे। लेकिन वहीं प्रेजेंट की बात करें तो 33 अन्य न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और टोटल 34 न्यायाधीश की चर्चा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है? तो ये कौन सा अधिनियम हो जाएगा? ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम हो जाएगा या फिर इसको हम लोग 1773 का विनियम अधिनियम नियम भी कहा जाता है। अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्तों की जो चर्चा है अनुच्छेद 125 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम की प्रणाली को शुरुआत कब की? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत जो है 1993 में की है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करता कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट करता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की अंतिम शक्ति जो है ये संसद के पास है। ये ध्यान रखेंगे। संसद की चर्चा की बात पूछे तो संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में दी गई है। संसद के कितने भाग होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। सदन की बात पूछे 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की चर्चा 80 में और लोकसभा की चर्चा 81 में दी गई है। वहीं अगर पूछे कि कितने भाग होते हैं तो भाग की बात पूछे तो राष्ट्रपति भी इसके अंडर आते हैं। लोकसभा और राज्यसभा 3 भाग होते हैं, सदन 2 होते हैं और भाग 3 होते हैं। ये ध्यान रखेंगे आप लोग।
अगला प्रश्न है, भारत के किस न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला ऐसे न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सी महिला वकील है जिन्हें सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? इंदु मल्होत्रा उनका नाम हो जाएगा, जिन्होंने पहले वकील थी और सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी पीआईएल लाया गया तो उस समय न्यायमूर्ति यानी न्यायाधीश कौन थे? तो ये पहली बार जो पीआईएल की बात है 1980 में लाया गया था और उस समय भारत के न्यायमूर्ति पीएन भगवती थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों का अगर हनन किसी का होता है तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगर पूछे कि हाई कोर्ट की बात यानी उच्चतम न्यायालय यानी उच्च न्यायालय कब जाएगा, तो अनुच्छेद 226 के तहत कोई व्यक्ति अगर मूल अधिकारों का हनन हो तो वो उच्च न्यायालय भी जा सकता है। आप ध्यान रखेंगे कि रीट के मैटर में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अधिकार जो है हाई कोर्ट के पास होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केवल मूल अधिकारों के मामले में ही रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकार और कानूनी अधिकार के बारे में भी रीट जारी कर सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक संघीय देश में संघीय मामलों से संबंधित विवादों का समाधान किसके द्वारा सुलझाया जाता है यानी किया जाता है? तो संघीय मामलों से संबंधित जो भी विवाद है उसको सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति किसी तरह का परामर्श ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने कार्यकाल का इस्तीफा पत्र किसे लिखकर सौंपते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। वहीं पूछता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो बनते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संप्रभु गणराज्य बनने के 2 दिन बाद किस तिथि को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया? तो 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया और भारत 26 जनवरी 1950 को संप्रभु गणराज्य बना था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की न्यायिक व्यवस्था में राज्यों के उस न्यायालय के प्रत्यक्ष किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो उच्च न्यायालय के जो प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र है ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। भारत में जो न्यायालय है ये एकहरी रूप से है, जैसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे जिला कोर्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हो जाएंगे। तो ये एकात्मक रूप से भारत में न्यायालय पद्धति है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानसभाओं को बजट बनाने का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था और प्रांतीय विधानसभाओं को बजट बनाने का अधिकार दिया गया था। अधिनियम 1919 का था ही जिसमें सांप्रदायिक को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, यानी अधिनियम 1909 में केवल मुस्लिमों को ही निर्वाचन में सांप्रदायिक रूप से स्थान दिया गया, लेकिन अधिनियम 1919 में मुस्लिमों को, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय सबको सांप्रदायिक रूप से निर्वाचन में भाग दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार ईश्वर के सेवक आंदोलन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो खुदाई खिदमतगार जो आंदोलन है इसकी स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की जाती है। लाल कुर्ती दल की स्थापना की बात पूछता है तो लाल कुर्ती दल की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही की थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था इसमें मुस्लिम लीग को पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का चार्टर किसने कहा था? तो 1935 का जो अधिनियम था इसको दास्ता का चार्टर नेहरू ने ही किया था और अधिनियम 1935 के तहत ही भारत में 1937 में पहली बार चुनाव कराया जाता है, जिसमें कांग्रेस को टोटल 8 प्रांतों में विजय प्राप्त होती है और वहीं मुस्लिम लीग को मात्र 3 प्रांतों में ही विजय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सन 1937 में भारत को वर्मा से अलग कर दिया जाता है?
तो ये कौन सा अधिनियम हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सन 1937 में भारत को वर्मा से अलग कर दिया जाता है और 1937 में ही पहली बार भारत में चुनाव कराए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह कौन सा अधिनियम गांव में आयोजित किया गया था तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बार गांव में कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन पहली बार गांव में आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है। अगला प्रश्न है, सांदर्श हत्याकांड के आरोप में भगत सिंह को फांसी कब और कहां दी गई? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी जाती है लाहौर के सेंट्रल जेल में। और किस जुर्म में इनको फांसी की सजा दी जाती है? तो सांडर्स हत्याकांड के जुर्म में इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। सांडर्स वही व्यक्ति है जो 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पे लाठी चलाई थी, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या कर दी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन में शामिल वे कौन सदस्य थे जो बाद में चल के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने? तो क्लीमेंट एटली बाद में चल के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये साइमन कमीशन के सदस्य भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। और गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। अगर पूछता है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया जाता है? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 1940 में, यहाँ पे 40 होगा, 40 में नागपुर में आयोजित किया जाता है। वहीं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की बात पूछता है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की जाती है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करता कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूना समझौता में दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर कितने की जाती है? तो पूना समझौता 1930 में होता है और यह किसके बीच होता है? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता होता है और इसमें दलित वर्ग के लिए सीटों की संख्या 71 से बढ़ा के 147 कर दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में किस एयरपोर्ट को विकसित किया गया? तो डेनीपोलो एयरपोर्ट को, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 हो जाएगा और ये किस नदी पे है? ये गंगा नदी पे है। और ये जोड़ता किसको है? ये इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। पूछ रहा है यहाँ पे किस नदी पे है, तो ये जलमार्ग गंगा नदी पे है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सौर संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि भारत का पहला सौर संचालित 100% कितना 100% सौर संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची हवाई अड्डा हो जाएगा, जो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है? तो दीपावली का पर्व जो है ये थारू जनजाति के द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र में शिव उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में शिव उत्सव और गणेश चतुर्थी बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। आप कमेंट में ये क्वेश्चन बताएंगे कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप ध्यान रखेंगे, ये कमेंट में जरूर आप लोग जवाब देंगे, इससे आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों द्वारा हिरात का पर्व मनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। और जो भी आपको सवाल पूछे जाते हैं आप उसको कमेंट में आंसर दिया कीजिए, क्योंकि इससे आपका रिवीजन होता है। ये बात आप ध्यान में रखा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हमें और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है आप ही लोग से। मैं भी आप ही लोग के जैसा एक स्टूडेंट हूँ और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा।